अमेरिका ने इस वक़्त जंग के अंदर हिस्सा ले लिया है। राइट। जब अमेरिका ने इस जंग में हिस्सा ले लिया है और उन्होंने ये एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है असल फ़ैसला जो है इस बात का तयन जो है ईरान करेगा। अगर तो ईरान अटैक कर लेता है और ईरान अपने मिलिट्री टारगेट्स में से किसी एक को भी एंगेज कर लेता है, तो फिर जो है मामलात दूसरी तरफ जाएँगे। क्योंकि इस वक़्त जो है कन्फ़िगरेशन आपको जो नज़र आ रही है वो हिंदुस्तान, इज़राइल यूएई और अमेरिका एक तरफ खड़े हुए हैं और साथ ही साथ अफ़गानिस्तान की जो टॉप लीडरशिप है वो उनके साथ है। तो एक लिहाज़ से ये एक मतलब ऑर्डर ऑफ बैटल है जो उन्होंने क्रिएट किया है, जिसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान के ऊपर पहले हमले किए गए और आइडिया ये था कि इसके साथ हिंदुस्तान का हमला भी होगा। इस वक़्त हिंदुस्तान की जो फ़ोर्सेज़ हैं, वो एयर फ़ोर्स जो है वो भी नॉर्थ में और उनकी जो सी फ़ोर्सेज़ हैं, वो आपको साउथ में जो है मिलिट्री एक्सरसाइज़ करते हुए नज़र आ रही हुँ, हैं। हुँ। बैकअप के ऊपर हैं लेकिन हैं सही। और दूसरी तरफ जो असल फ़ैसला है, वो ये है कि ईरान मिलिट्री टारगेट्स को एंगेज करता है, इज़राइल में अमेरिकन बेसेस पे अटैक करता है या वो यूएई के ऊपर अटैक करता है। अगर तो यूएई पे अटैक करता है, तो ज़ाहिर है जो इनका इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो इफ़ेक्ट होगा और अगर हाँ, हाँ। इकोनॉमिक कॉरिडोर इफ़ेक्ट होता है, तो इसका इम्पैक्ट जो है बहुत डिफरेंट होगा इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ऑफ वॉर। हुँ, दूसरी तरफ जो है इनकी मिलिट्री बेसेस है अमेरिका की जो इस वक़्त रीजन में मौजूद हैं वो भी एक ऑप्शन है। आखिरी ऑप्शन जो है वो मतलब स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ या एक बाब अल मंदब के अंदर अगर वो स्ट्रेट्स को बंद करते हैं, लेकिन वो इस वक़्त नहीं करेंगे। सही। Most probably they will go for the economic or military targets. ठीक है। देखिए मगर साहब जानना चाहेंगे, आप समझती हैं कि इस अटैक के बाद बराह रास्त हमने इस अटैक में भी देखा कि सुप्रीम लीडर की रिहाइशगाह को अटैक किया और ज़ाहिर सी बात है वो अटैक उनके असैसिनेशन के लिए किया गया। इसके बाद किसी भी किस्म के जो इक़दामात हैं वो ईरान की जानिब से बराह रास्त अमेरिका की जानिब भी मुड़ते हुए दिखाई देंगे या सिर्फ इज़राइल पे डायरेक्ट हमला होगा? आप क्या समझती हैं इस सवाल से? देखिए, अमेरिका तक तो नहीं पहुँच सकता इस वक़्त ईरान ईरान के पास इतनी मिलिट्री पावर नहीं है। हुँ, लेकिन जो उनकी बेसेस हैं उनके ऊपर वो अटैक ज़रूर कर सकता है, यूएई पे अटैक ज़रूर कर सकता है और क्या कहते हैं, इज़राइल पे भी अटैक कर सकता है। तो ये तो एक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने नज़र आ रही है। दूसरी तरफ जो है जो पाकिस्तान ने मेरे ख़्याल से जो बिगेस्ट सपोर्ट दी है इनको इस वक़्त, वो यही है कि हमने अफ़गानिस्तान के खिलाफ जो मिलिट्री एक्शन लिया है, वो उसके लिए तैयार नहीं थे। क्योंकि ज़ाहिर है जो अफ़गानिस्तान की तरफ से 50 से ज़ायद अटैक्स आपके पोस्टों पे किए गए, इसका बुनियादी मकसद क्या था? इसका बुनियादी मकसद ये था कि लैटरल आपकी जो डिसीजन मेकिंग है वो एंगेज हो जाए। फिर अभी भी जो ड्रोन्स उनके पास मौजूद हैं वो कहाँ से आए हैं? वो इज़राइल की तरफ से आए हैं। सो हुँ, हुँ। इज़राइल हिंदुस्तान की तरफ से आए हैं जो भी वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक रियलिटी है जिसके अंदर अफ़गानिस्तान, उसकी टॉप लीडरशिप और ये जो बाकी तमाम मेंबरान हैं जिसमें हिंदुस्तान, यूएई, इज़राइल और अमेरिका एक तरफ खड़े हुँ, हुए हुँ, हैं। हुँ। सही है। मारिया साहिबा, यहाँ पर पाकिस्तान का जो स्टैंड है, वो पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता हुआ नज़र आएगा? पाकिस्तान का स्टांस क्या होगा? आप समझती हैं कि अमेरिका की जो ये अटैक है, उसकी मज़म्मत की जाएगी या फिर ईरान के साथ जिस तरह से हमने देखा कि ईरान के जो मामलात इतने अच्छे हैं, देखिए तो उनके हमारा साथ हमारा बातचीत की स्टैंस जाएगी? देखिए हमारा स्टैंस तो बहुत वाज़ेह है। आप किसी सूरत में इस बात की इजाज़त नहीं दे सकते कि आप किसी दूसरे मुल्क के ऊपर जो है इस तरह का अटैक करें बिल्कुल, बगैर किसी वजह के। देखें, ईरान इस वक़्त मुज़ाकरात भी कर रहा था, सारा कुछ कर बिल्कुल। रहा था, तो ये तो आप जो कर रहे हैं ये काबिले माफ़ी नहीं है और ना ही बैनुल अक़वामी उसूलों के मुताबिक है। दूसरी बात ये है कि जी क्या पाकिस्तान अमेरिका के साथ खड़ा होएगा, इज़राइल के साथ खड़ा होएगा, इंडिया के साथ खड़ा होएगा या यूएई के साथ खड़ा होएगा, तो मेरे ख़्याल से इसके सामने तो जवाब बहुत वाज़ेह है, पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा होगा। हुँ, हुँ। क्योंकि ज़ाहिर है इस सूरत-ए-हाल में ईरान के ऊपर हमला किया जा रहा है और ये जो कोशिश है वो यही है कि किसी तरह ईरान की जो लीडरशिप है, उसके खिलाफ जो है जो अंदरूनी तौर के ऊपर जो मोमेंटम है उसको इनक्रीज़ किया जाए और उनका जो जवाब देने की सकत है उसको रोका जा सके। मारिया साहिबा, लेकिन जी, ये जी। आप कह रही हैं मुमकिन कि नहीं हो ईरान के सकेगा। साथ खड़ा होगा, ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए या आप समझती हैं कि वाक़ई ईरान के साथ खड़ा होगा? और अगर वो ईरान के साथ खड़ा होता है पाकिस्तान अपनी सिम्पैथी शो करता है या इस हवाले से कोई भी अभी बयान सामने आता है, तो आप नहीं समझती कि जो हमारे मामलात दूसरे ममालिक से ख़ास तौर पे हम अमेरिका की भी बात कर लें और दूसरे ममालिक हैं, यूएई के साथ भी ताल्लुकात इतने कोई ख़राब नहीं है, पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं बहुत। तो वो आपको नहीं लगता कि फिर वो सफ़ारती महाज़ जो हम एक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको कोई डेंट लग सकता है या आप समझती हैं कि ये पाकिस्तान का एक अंदरूनी मामला और अंदरूनी मौक़िफ़ तस्वुर किया जाएगा?
देखिए पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो दो तरफ़ा और बायलैटरल हैं। राइट। लेकिन जो ईरान के साथ आप अगर इस हमले की इजाज़त देते हैं किसी भी मुल्क के ऊपर, किसी तीसरे मुल्क को प्रीएम्प्टिव बेसिस के ऊपर तो एक मसला है। पाकिस्तान जो अफ़गानिस्तान के साथ कर रहा है जो आपको लगता है कि जी हमारी तरफ से जो पॉलिसी इख्तियार की गई है, वो पाकिस्तान ने रद्द-ए-अमल में किया। अफ़गानिस्तान की जो गवर्नमेंट है, जो रजीम थी उन्होंने आप पे हमले किए, आपने उसका जवाब दिया। और आर्टिकल 51 के तहत जवाब दिया, आपने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेज़ोल्यूशन 1373 के तहत दिया जिसमें ये कहा गया है कि जी अफ़गानिस्तान की सरज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। तो आप तो विदिन योर राइट्स हैं इन टर्म्स ऑफ अफ़गानिस्तान। लेकिन अगर आप किसी भी मुल्क के ऊपर इस तरह अटैक करते हैं तो ज़ाहिर है पाकिस्तान हमेशा उस मुल्क के साथ खड़ा होएगा जिसके ऊपर नागहानी अटैक किया गया है। या तो ईरान इस वक़्त ये कर ना हो रहा होता, यानी कि वो बातचीत ना कर रहा होता या एग्रेसिव होता तो फिर आप कहते कि जी आप किसी जगह पे खड़े हुए हैं। दूसरी बात ये है कि अगर इस खित्ते के अंदर आके अमेरिकन बहरी बेड़े जो हैं, इस तरह अटैक करेंगे तो कल हमें इस बात को भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि हिंदुस्तान, अमेरिका और इज़राइल और यूएई के दरमियान एक सिक्योरिटी रिलेशनशिप है और इकोनॉमिक रिलेशनशिप है, जो ट्रांसेंड कर रहा है तमाम जो पहले इस रिलेशनशिप से उनसे। तो ये रियलिटीज़ हैं और आप इन रियलिटीज़ को उन्हीं तरह देखेंगे जैसे कि नज़र आ रही हैं। सही है। हमारे साहब जानना चाहेंगे अगले 72 घंटों में आप ईरान की सिचुएशन को किस तरफ जाता हुआ देख रही हैं? सिचुएशन बहुत टफ है। ईरान ने इस बात का फैसला करना है कि वो कौन से मिलिट्री टारगेट्स एंगेज करते हैं। अगर तो वो इकोनॉमिक टारगेट्स एंगेज करते हैं यूएई पे तो फिर हो सकता है अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाए क्योंकि असल मसला ईरान या यूएई का अटैक नहीं होगा, असल मसला ये होगा कि जो बाकी मिलिट्री बेसेस हैं अमेरिका की, बाकी तमाम गल्फ कंट्रीज़ के अंदर, क्या वो ईरान के साथ खड़े होंगे, अमेरिका के साथ खड़े होंगे? हुँ। क्योंकि असल चैलेंज तो ये बनेगा कि अगर आप देखिए छोटे-छोटे मुल्क हैं, ये बड़े मुल्क नहीं हैं। तो अगर यहाँ 4 अगर ईरानी मिसाइल पहुँच जाते हैं और 4 मिसाइल जो है 4 फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट्स उड़ा देते हैं यूएई के, तो आप मुझे बताएँ कि अमेरिका की जो प्रेज़ेंस है यूएई में और तमाम गल्फ वो में, कहाँ खड़ी वो होगी सारी फिर? की सारी इफ़ेक्ट एग्ज़ैक्टली। होती है। हुँ। दे स्मॉल कंट्रीज़ ये मतलब कंट्रीज़ तो उनको कहना मतलब और बात है मिलिटरी पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत छोटे-छोटे मतलब टारगेट्स हैं। सो सही। वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मिलिट्री बेसेस जो हैं अगर आपकी उड़ जाती हैं तो खाली बहरी बेड़े से आप जो है एक तवील जंग नहीं लड़ सकते। तो उसके लिए आपको ग्राउंड फोर्सेस चाहिए, उसके लिए आपको परमानेंट बेसेस चाहिए और फिर ये जो बेसेस हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होगा कि क्या ये मिलिट्री जो अमेरिकन मिलिट्री बेसेस हैं, ये सिर्फ़ अमेरिका के लिए इस्तेमाल होंगी या ये जो है बड़ी पेशखेमा बनेंगी, बड़ी जंग की पूरे मिडल ईस्ट के अंदर मुख्तलिफ मिलिट्री टारगेट्स के हुँ, लिए। हुँ। तो ये इतना आसान नहीं होएगा, ज़ाहिर है अब कतर हो गया सऊदी अरेबिया हो गया, ये जो बाकी ममालिक हैं जहाँ ये अमेरिकन मिलिट्री बेसेस हैं, बहरीन हो गया, ये लोग क्या इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि जी आप जो है ये मिलिट्री बेसिस पे टारगेट हो जाए? और सही। अगर टारगेट होता भी है तो इनसे ये इनके पास रिस्पोंडिंग फ़ोर्स क्या है? रिस्पोंडिंग फ़ोर्स तो आपके पास कोई नहीं है। सो एरियल अटैक्स अलोन आपको सक्सेस नहीं देगा, ग्राउंड फ़ोर्सेस भेजनी पड़ेंगी। आप मुझे बताएँ ग्राउंड फ़ोर्सेस कहाँ से जाएँगी? कहाँ से जाएँगी? अमेरिका एग्ज़ैक्टली। के पास तो नहीं है। तो ज़ाहिर है अगर अख़वानी जाना चाहते थे, ये हो सकता था एक प्रॉब्लम लेकिन ईरान ने पहले ही इसको प्रीएम्प्ट किया और ईरान ने ईरानियों को अफ़गानियों को ईरान से बाहर निकाला है। तो हुँ, ये एक ऑप्शन है। तीसरी ऑप्शन जो है इनके पास वाहिद ऑप्शन रह जाती है वो हिंदुस्तान की फ़ौज की है। लेकिन हुँ। हिंदुस्तान की फ़ौज ने कभी हिंदुस्तान से बाहर जाके कोई लड़ाई नहीं की है। तो अफ़गानिस्तान से निकल कर मतलब ईरान पहुँच कर ईरानियों के खिलाफ इंडियन फ़ोर्सेस नहीं स्टैंड कर सकती, नॉट देयर ग्राउंड ट्रूप्स एट ऑल। आप मुझे बताएँ कि वो एक इरानियन फाइटर के सामने एक इंडियन मिलिट्री का ऑफिसर खड़ा हो सकता है, नामुमकिन बिल्कुल, है। बिल्कुल। मैं तो ये दैट इज़ द चैलेंज। सही है, तो ईरान की जो भी राइट नाउ पोज़ीशन है, वो तो हमें पता है कि बहुत कमज़ोर है, बहुत वीक भी है, लेकिन ऑल्दो मैं बार-बार ये बात कर रही हूँ कि एट लीस्ट कि वो स्टैंड कर रहा है। वो सारी चीज़ों पे इतनी जल्दी हथियार नहीं डाल रहा, हार नहीं मान रहा, जिस तरह से हमने देखा है और दूसरे कंट्रीज़ की अगर हम मिसाल दें, तो बड़ी वाज़ेह हमें नज़र आती हैं। तो आप समझती हैं कि आगे आने वाले दिनों में मज़ीद एस्केलेशन की तरफ मामला जा सकता है या फिर से जिस तरह से हम कह रहे हैं कि ईरान अगर शायद थोड़ा-सा बैक ऑफ हो, तो ये मामला ठंडा होता हुआ नज़र आएगा, जब ऑलरेडी 7 इयर्स का वो एक गारंटी देने को तैयार था, अश्योर किया गया था। उसके बाद इस तरह का अटैक ये फिर किस तरफ इशारा करता है कि ये कोई जल्दबाजी हुई है या ये डराया धमकाया जा रहा है, ये क्या है? देखिए, ये तो एक डिसेप्शन नज़र आ रही है आपको इस वक़्त कि दे वर ठीक है। नॉट सीरियस। अगर सीरियस होते तो फिर ये करने की ज़रूरत नहीं थी। दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है, वो ये है कि ईरान को मिलिटरीली बहुत ज़्यादा तेज़ होने की ज़रूरत नहीं है। सो यूएई ज़्यादा दूर नहीं है। हुँ, सो मतलब ये नहीं है कि उनको बहुत ज़्यादा लंबे कोई मिसाइल चाहिए, कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकली एडवांस चीज़ें चाहिए। मतलब थोड़ी-सी चीज़ों के साथ वो बहुत जल्दी अपने मिलिट्री टारगेट्स को एंगेज कर सकती हैं। ठीक। सो ये एक चैलेंज है और वल्नरेबिलिटी जो है
कहते हैं ना जब आपकी डिफेंस लाइन लंबी होती है तो आपकी वल्नरेबिलिटी भी लंबी होती है। हम्म। अब उनकी डिफेंस लाइन पूरे मिडल ईस्ट के अंदर है। अब वो कहीं से भी अगर अटैक करते हैं, मतलब 4 अटैक्स में मिसाइल पहुंच जाते हैं, जो इजराइल नहीं मारते, वो यूएई को मार देते हैं। तो आप हम्म। मुझे बताएं कि वो जो 4 मिसाइल हैं उसका जो इम्पैक्ट है पूरे मिडल ईस्ट की सिक्योरिटी कैसा होगा? आर्किटेक्चर पे, अमेरिका की प्रेजेंस पे, वो बहुत मुख्तलिफ होगा बानिस्बत इसके कि जो इजराइल पे अटैक करने से होगा। हम्म। हमारे साहब जानना चाहेंगे इस अटैक के बाद आप इस वक्त जो एशिया की सूरत हाल है, साउथ एशिया की जो इस खत्ते के हवाले से अगर बात की जाए, आप कहाँ जाते हुए इस सूरत हाल को देख रहे हैं? एक जानिब पाकिस्तान की सिचुएशन है बॉर्डर पे, दूसरी जानिब दो ममालिक ईरान की तरफ आ रहे हैं, क्या होता हुआ देख रही हैं आप? सिचुएशन जी बहुत टफ है और हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हिंदुस्तान आपके खिलाफ भी कोई एक्शन ले सकता है, पहली बात। हाँ। दूसरा ये कि ज़ाहिर-सी बात है इस वक़्त जो सबसे बड़ा फ़ैसला करना होगा वो चीन को करना होगा, रूस को करना होगा। रूस तो पहले ही जंग के अंदर इन्वॉल्व्ड है, तो आपके पास यहाँ जो डोमिनेंट प्लेयर है वो चाइना है। चाइना हम्म। को कोई किरदार अदा करना पड़ेगा, या तो वेपन सपोर्ट के लिहाज से, या डिप्लोमेटिक सपोर्ट के लिहाज से, या कुछ भी, कुछ तो उनको करना पड़ेगा। क्योंकि सही। अगर वो ये नहीं करते हैं, तो उनकी जो इकोनॉमिक फ्यूचर है या ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन है, वो सिफ़र पे आ जाएगी। ठीक है। मारिया साहिबा, कौन इंटरवीन कर सकता है? कौन कौन से ऐसे ममालिक हैं जो इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं या ये सीज़ फायर की तरफ ले जा सकते हैं मामले को अगर ये आगे बढ़ता है? और वो कौन से ऐसे ममालिक हैं जिनकी अमरीका सुनेगा? ओपेक के ममालिक हैं जी। अच्छा। सिर्फ़ जो ऑयल कंट्रीज़ हैं, वो कर सकती हैं, क्योंकि देखें इस वक़्त जो जंग हो रही है, वो 3 चीज़ों के लिए हो रही है। एक ग्लोबल रिसोर्सेज़ के लिए, एक ग्लोबल मिलिट्री ऑर्डर के लिए, और एक ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर के लिए। और जो ऑयल रिसोर्सेज़ हैं, वो ज़ाहिर है उसके अंदर एक बहुत बड़ा किरदार जो है ओपेक कंट्रीज़ का है। सो ओपेक कंट्रीज़ अगर तो अ, साइड कर जाती हैं ईरान के साथ, फिर अमेरिका के लिए चैलेंजिंग, क्योंकि ओपेक बहरहाल अभी भी मिडल ईस्ट डोमिनेटेड है। राइट। सो दैट इज़ एन ऑप्शन, यानी कि अगर आप नॉन मिलिट्री डिमेंशन में देखते हैं। मिलिटरी डिमेंशन में अगर देखते हैं तो ये डिपेंड करता है कि रिस्पॉन्स क्या आता है कॉन्फ्लिक्ट का। मतलब ईरान क्या पिक करता है, क्या चूज़ करता है, ठीक। मतलब वो हमें देखना पड़ेगा। लेकिन अगले 24 घंटे बहुत अहम हैं, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि एक्चुअल कन्फिगरेशन ऑफ पावर किधर जा रही है। हमारे साहब ये जानना चाहेंगे, हमने लास्ट टाइम देखा कि अमेरिका ने जदीद हथियार इस्तेमाल करते हुए मिडनाइट हैमर ऑपरेशन किया था ईरान में। आप समझती हैं कि एक बार फिर कोई इस तरीके का ऑपरेशन किया जा सकता है लेट नाइट, या जो टॉप लीडरशिप है उसको निशाना बनाने के लिए? क्योंकि अब तक की जो इतलात आ रही हैं उसमें तो जो टॉप लीडरशिप है वो महफूज रही है। और एक सवाल और कि बार-बार अमेरिका की जानिब से मिडनाइट ऑपरेशन का हवाला भी दिया जा रहा है एग्जैक्टली। इस सिनेरियो में। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, वो एक मिलिट्री अटैक का एक इश्यू होता है कि जो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ है, उससे पहले ही होता है। तो पिछले अटैक में उन्होंने ईरान की लीडरशिप पे अटैक किया। ज़ाहिर है ईरान ने उसके बाद जो है नेसेसरी एक्शन लिया है, तो वो काम तो उनके लिए मुश्किल है। अम, असल चैलेंज यही है कि इसको हम आगे कैसे लेके जा सकते हैं, और ईरान की अगर लीडरशिप सर्वाइव कर जाती है, तो 72 टू 36 आवर्स से लेके इसे 1 हफ्ता भी सर्वाइव कर जाती है, या ये मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट सर्वाइव कर जाती है, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होएगा अमेरिका के लिए, इज़राइल के लिए, यूएई के लिए, हिंदुस्तान के लिए। सही। अच्छा मारिया साहिबा, एक जानिब तो हमने ये देखा कि जो पिछले अटैक्स हुए, जो पिछला सारा मामला हुआ अमेरिका की जानिब से जब अटैक किया गया तो उन्होंने कहा कि हमने उनके जितने भी ये सारी जौहरी अफजूदगी वाला मामला था, ये सब इसको हम डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। अब वहाँ पर उनके पास कोई ताकत नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं बचा। जबकि ईरान की जानिब से इस बात की बार बार नफ़ी की गई। उन्होंने कहा कि हमारे जो हथियार हैं, जो हमारे सारे असासे हैं, वो बिल्कुल सेफ़ हैं, हमारे एसेट्स हमारे पास अभी मौजूद हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अंडरग्राउंड थे, वहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं था। दोनों का मौक़िफ़ अलग-अलग है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि अमेरिका की तरफ से ये इनिशिएट लिया जाता है, तो इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि जो ईरान है उसका मौक़िफ़ फिर बड़ा वाज़ेह और क्लियर था और उसमें फिर सच्चाई भी थी। जब भी इस वक़्त भी अमेरिका को किसी हद तक डर है इस बात का। देखिए, डर तो है, क्योंकि बात दरअसल ये है कि एयर स्ट्राइक्स जो है उसको वेरीफ़ाई करने के लिए आपके पास ग्राउंड इंटेलिजेंस वेरिफ़िकेशन चाहिए। ईरान के पास मौजूद तो बहुत कुछ है, लेकिन सबसे बड़ी तो बात ये है कि वो ये कि क्या वो उसको सस्टेन कर सकेंगे या नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि वो कितनी हद तक इसको सस्टेन कर सकेंगे। ठीक। अ, ये एक चैलेंज है, और अमेरिका का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उनके पास ग्राउंड फोर्सेस नहीं है जो एयर स्ट्राइक्स के आगे सस्टेन कर सके। वो कोशिश करेंगे कि इंटरनली ईरान के अंदर एक रिस्पॉन्स जनरेट हो और मतलब जंग की सूरत हाल बने, या एक इंटरनल रेवोल्यूशन आ सके। सही।
ठीक है, मारिया साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, इसके अलावा और दीगर मेहमान हमारे साथ मौजूद थे, साबिक सफ़ीर हमारे साथ मौजूद थे जौहर सलीम साहब, इसके अलावा सलमान अवान भी मुसलसल हमें इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। इसराइली वज़ीर दिफ़ा की तस्दीक इस हवाले से सामने आ चुकी है। ये भी कहा जा रहा है कि ये बायलैटरल अटैक है, ये एक बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से है, ये अमेरिका और इसराइल का मुश्तरका हमला है। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि ईरानी मीडिया के मुताबिक ये ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में 3 धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं और ये भी बताया जा रहा है कि उस वक्त जो ईरानी लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई हैं वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे। जिस तरह से कहा जा रहा है कि ये हदफ बनाया जा रहा है या तो उनको बजाते खुद उनको, और इसके अलावा जो रिजीम चेंज है वो एक बहुत बड़ा आस्पेक्ट और बहुत बड़ा फैक्टर है जो बार बार अमेरिका की जानिब से हमने बहुत सारी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में ख़ास तौर पर जो ट्रम्प के खिताबात हैं उसमें हम सुनते भी आए हैं इस हवाले से। और फिर जो एस्केलेशन है जो आज कर दी गई है, दोनों ममालिक ने मिलकर जिस तरह से अटैक किया है वो भी अब पूरी दुनिया के सामने है। जितने भी एनालिस्ट से हम गुफ्तगू कर रहे थे उनके हवाले से भी हमने देखा कि वो यही बात करते हुए नजर आए थे। डॉक्टर हुमा